मेरी माँ मेरे पापा के कमरे में सोना नहीं चाहती थी। जिस दिन माँ पापा के कमरे में सोती उस दिन सुबह कमरे से रोते हुए निकलती। एक दिन माँ गहरी नींद में मेरे साथ सोई हुई थी। तभी मैं माँ का कपड़ा पहन घूंघट में पापा के कमरे में ये पता लगाने गई कि आखिर पापा माँ के साथ करते क्या हैं, क्यों उनके कमरे से निकलते ही माँ की आंखों में आंसू रहते। फिर जो पापा ने माँ समझकर मेरे साथ किया, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने माँ को सिसकते हुए देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती, पर मैं चाहकर भी ये सब उनसे पूछ नहीं सकती थी। अक्सर माँ के साथ ऐसा होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने उनसे पूछा भी था कि आखिर पापा के कमरे से निकलने के बाद वो इतना रोती क्यों है। मेरे सवाल पर माँ ने कोई भी जवाब दिए बगैर मुझे डांट दिया। माँ जब भी पापा के कमरे से निकलती तो उनका हुलिया बहुत अजीब सा रहता। उनके बिखरे हुए बाल और सिलवटे लगे कपड़े एक अजीब सा दास्तां सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ अरसे पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। मैं ये सब सोचकर भी बहुत परेशान हो जाती कि आखिर मेरा बाप मेरी माँ के साथ रात भर करता क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन करके रख दिया। मैं 15 से 16 साल की हो गई थी और अब बहुत सी बातें समझने लगी थी। मुझे मेरी माँ और पापा को देखकर यह समझ में नहीं आता कि माँ जब कमरे से निकलती तो रो रही होती और पापा जब कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। जब मैं स्कूल जाती तो सारा वक्त मेरा दिमाग में बस अपने माँ और पापा की बातें चलती रहती। मैंने किसी भी सुबह पापा को परेशान या बेचैन होते नहीं देखा। वो हमेशा कमरे से खुशी खुशी निकलते, जबकि माँ को देखकर लगता कि किसी भी पल उन्हें कुछ हो जाएगा। अक्सर नाश्ता बनाते हुए माँ को कपकपाते हुए देखती। मेरा दिल चाहता था कि मैं माँ से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। पर पापा के नाम से ही मेरी माँ के चेहरे पर खौफ नजर आता। माँ पापा के कमरे में सोने से कतराती, बल्कि मेरे साथ ही सोना चाहती। कभी कभी जबरदस्ती पापा माँ को अपने कमरे में ले जाते। माँ उन्हें मना करने की बहुत कोशिश करती, पर पापा उनकी एक ना सुनते। अपनी माँ की हालत देखकर मेरा दिल चाहता कि मैं ऐसा क्या करूं कि माँ को पापा के कमरे में नहीं जाना पड़े, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि पापा मेरे सामने तो माँ के साथ बहुत प्यार से पेश आते। अपने घर के इस माहौल की वजह से मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर मेरे फ़ेल होने से मेरी दोस्त मुझसे पूछने लगी कि ऐसी क्या बात है कि तुम दिन रात सोचती रहती हो और नतीजा तुम्हारे सामने है कि तुम फेल हो गई ना। चाहते हुए भी मैंने अपनी सहेली को अपने माँ और पापा की सारी बातें बता दी। मेरी सहेली ने अचानक ये सवाल किया। उसके इस सवाल से मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई। तुम्हारे पापा कहीं अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? इस सवाल का भला क्या मकसद था? मैं अजीब सी नज़रों से उसे देखती रही। मेरी सहेली ने तुरंत इस बात को बदल दिया, पर मेरे दिमाग की सुई उसके बात पर अटक गई। आखिर मेरी सहेली कोमल ने ये सवाल क्यों पूछा? मैं घर वापस आई तो हमारे दूर के एक रिश्तेदार हमारे घर पर आए हुए थे। उनका नाम रमेश था। वो मेरी माँ के जान पहचान के थे। रमेश अंकल अक्सर ही हमारे घर आया करते थे। कुछ दिन पहले मेरे घर में सब कुछ ठीक था, या शायद मैं ही छोटी थी। मुझे इन बातों की समझ नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले से अच्छी तरह मुझे अपनी माँ की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, वो मेरी माँ के तकलीफ की वजह है, और इसी बात ने अपने बाप के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई थी। रमेश अंकल से माँ का बहुत पटती थी। वो माँ से मिलने अक्सर आया करते थे, लेकिन यह बात मेरे पापा को नहीं पता थी कि रमेश अंकल हमारे घर आते हैं। रमेश अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि जब वे घर आते तो मैं उनसे बात करके खुश हो जाया करती। उनके आने से मेरे घर में थोड़ी तो खुशियाँ आती। एक रात मैंने माँ और अपना बिस्तर लगाया और माँ के साथ आंखें बंद करके
आके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए। पापा ने माँ को अपने साथ चलने को कहा तो माँ ने दबे दबे लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं सुनना चाहती थी कि पापा माँ से क्या कहते हैं। चल ना करुणा, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और अब तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारी जवान बेटी है, वह अब सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ने धीमे लफ्ज़ों में पापा को जवाब दिया, पर पापा ने माँ की एक न सुनी और उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर गए। ये सब देखकर मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी कि आखिर पापा माँ के साथ क्या करते हैं। कोमल की अंग्रेज़ी फिल्म वाली बात मेरे दिमाग में थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने किचन की तरफ गई, तभी देखा माँ पापा के कमरे से निकली। उनके निकलते ही मैं एक गहरी निगाह उन पर डाली तो देखा उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। माँ देखते ही घबरा गई और मुझसे पूछने लगी, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, माँ मैं पानी पीने आई हूँ। वो मेरे साथ सोने कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं, पर मुझे अपनी माँ की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उठकर अपनी माँ को तसल्ली देते हुए और मन में आए हुए तमाम सवालों को पूछूं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब मैं सोकर उठी तो अपने पापा को देखकर मुझे नफरत हो रही थी। उनके सामने नाश्ता रखा और स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग माँ के फटे हुए कपड़ों पर था। स्कूल से वापसी पर मुझे रास्ते में रमेश अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। रमेश अंकल ने मुझे गौर से देखा और मुझसे पूछने लगे, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, आखिर बताओ बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों हो? मैं इस कदर जज्बाती हो गई थी कि रमेश अंकल को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर रमेश अंकल कहने लगे, अगर तुम्हारी माँ को इतनी तकलीफ तो अपनी माँ को अपने जालिम बाप से आज़ाद क्यों नहीं करवा देती? कब तक तुम दोनों उनके जुल्म सहते रहोगे? रमेश अंकल की ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं अपने पापा को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पापा ने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात तक नहीं की थी, तो फिर मैं अपने पापा को जालिम कैसे कह सकती थी? मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मेरी माँ और मेरे पापा में आखिर क्या बात होती है। रमेश अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने विचारने के बाद भी मुझे अपने पापा की ऐसी कोई बात याद नहीं आई जिससे मैं उन्हें गलत साबित करती। माँ की तड़प और उनकी हालत ही पापा को जालिम साबित करती थी, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं अपने पापा को गलत साबित करती, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। जब मैं घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए आराम करने कमरे में चली गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस रमेश अंकल की बातें चल रही थी। माँ को पापा के कमरे में गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। माँ काफ़ी दिनों से मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रही थी। मैंने महसूस किया कि माँ जब मेरे साथ मेरे कमरे में सोती तो उनके चेहरे पर अलग सा सुकून रहता। आज फिर पापा माँ को अपने कमरे में लेकर गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलती रही। माँ सुबह जब पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था और वे एक पैर जमीन पर घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उन्हें देखकर मैं घबरा गई थी। उनकी ये हालत देखकर अचानक मैं पूछ पड़ी, माँ तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? वह कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर मत ध्यान दिया करो और दिल लगा कर पढ़ाई करो। अगर इस बार भी तुम फेल हो गई तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे। ये सब कहते हुए माँ की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं सकती। खैर, सुबह जब मैं नाश्ता लेकर पापा के पास गई तो वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं उनकी इस दोगली तबीयत पर हैरान थी। पापा किसी तरह सख्त और जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि माँ की हालत ही पापा को जालिम होने की दास्तां सुनाती थी। नाश्ता देने के बाद मैं स्कूल चली गई। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त टीचर हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला
बदला नहीं लेना चाहिए। आधा सच बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पापा का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी माँ को लेकर पापा की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं लगभग अपनी माँ की तरह ही दिखती थी। मैं उम्र 15 से 16 साल की थी, पर बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। अगली रात मैंने माँ को नींद की दवाई देकर अपने कमरे में सुला दिया और खुद माँ के कपड़े पहनकर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे की लाइट बंद थी, बस एक छोटी सी डिम लाइट जल रही थी। पापा अंधेरे की वजह से मुझे माँ समझ बैठे। मेरी खुशनसीबी है करुणा कि तू आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है, पापा बहुत खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए और मुझे बाजुओं से पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। पापा के बराबर में बैठते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, पर आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा कहने लगे, करुणा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चलो अब सुकून से मेरे साथ सो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब पाकर बहुत सुकून महसूस करता हूँ। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो ही अपने तकिए के पास मुझे लिटा दिए खुद और मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगे, करुणा बेटी जवान हो रही है। ये कहकर तू मेरे से इस कदर दूर हो गई है कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी अब जवान हो गई है, पर वह इतनी नासमझ भी नहीं है कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता ना हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा मैं धीरे धीरे करके जमा कर रहा हूँ ताकि धूमधाम से हम उसकी शादी कर सकें। उसके बाद पापा ने जो कुछ भी कहा वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, करुणा, मैं जानता हूँ कि रमेश मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर आता है, पर करुणा मैं बता दूं कि वे शख्स बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले ही एक दफ़ा वो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर हमारी जवान बेटी भी है। तुम्हें उस शख्स से दूरी बरतनी चाहिए क्योंकि वह कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है। पापा को अभी तक पता नहीं चल पाया था कि मैं माँ नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कब सो गए पता नहीं चला। काफ़ी देर तक सांस रोके हुए मैं पापा के पास लेटी रही। जब पापा गहरी नींद में सो गए तो मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मैं उन्हें गलत कहूँ। रमेश अंकल और माँ को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल जन्म ले चुके थे। सुबह मैंने देखा पापा बहुत खुश थे, जिस तरह वे माँ के साथ रात गुजारने पर खुश होते थे। अगली मैं खामोशी से पापा की तरफ देख रही थी, पर पापा के रवैये में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। मैं स्कूल चली आई। स्कूल से वापस लौटी तो रमेश अंकल की गाड़ी मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी गाड़ी देखकर आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर के अंदर घुसी। माँ और रमेश अंकल कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और उन्हें मेरी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक होगा। माँ रमेश अंकल से कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी के मन में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बो दिया है और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी कुछ ही दिनों में अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी के मन में यह बात बहुत अच्छी तरीके से बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए ताकि मेरी बेटी को लगे उसका बाप किस कदर मेरे ऊपर जुल्म करता है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उसे बुड्ढे को अपनी ज़िंदगी से निकालूं तो मेरी बेटी मेरे ढाल बनकर खड़ी हो जाए। मेरी बेटी जब खुद मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्तां लोगों को सुनाएगी तो लोग उस बुड्ढे को ही गलत समझेंगे और मैं अपनी बेटी को साथ लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो जाऊंगी। रमेश, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ये बात किसी भी तरीके से पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। रमेश मेरी बेटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। माँ ने रमेश अंकल को यकीन दिलाते हुए कहा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हम
दोनों ने सोच कर रखा है। वह दोनों यह सब कहते हुए ठठाकर हंस पड़े थे और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बाप को भी पूरी तरीके से धोखा दे रही थी। वो मेरे पापा के साथ रहकर एक गैर मर्द के साथ रहना चाहती थी। ये सब जानने के बाद मुझे पापा की उस रात वाली बात याद आ गई कि रमेश ने पहले भी हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैं अब बहुत कुछ समझ चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। माँ और रमेश अंकल मुझे देखते ही घबरा कर उठ खड़े हुए। मैंने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा और पूछने लगी कि आखिर मेरे पापा में कमी क्या थी कि आप इस आदमी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही हैं। माँ को एहसास हो गया कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। वो अपने मन की बात कहने लगी कि शादी से पहले वो रमेश अंकल से प्यार करती थी और इन्हीं से शादी करना चाहती थी, पर उस वक्त रमेश अंकल ने माँ से शादी करने से इनकार कर दिया था और अपना करियर बनाने विदेश चले गए और माँ की शादी ज़बरदस्ती पापा से करवा दी गई। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, पर माँ उन्हें किसी तरह झेल रही थी क्योंकि मेरे पापा मेरी माँ को पसंद नहीं थे। माँ की शादी के बाद दोबारा रमेश अंकल मेरी माँ की ज़िंदगी में आए, पर यह बात पड़ोस वालों से मेरे पापा को पता चल गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पापा ने मेरी माँ को अपना लिया। कुछ दिन बाद रमेश अंकल फिर से विदेश चले गए, पर विदेश में उनका ठिकाना नहीं लगा तो वो फिर से इंडिया आए और मेरी माँ की ज़िंदगी में शामिल हो गए। यह सब जानने के बाद मुझे रमेश अंकल की आंखों में अपने लिए हवस दिखाई दी। मैं समझ गई थी कि अब वह माँ के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए मेरी माँ की ज़िंदगी में आए हैं और अपनी हवस पूरी करने के बाद वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ देंगे। मैंने साफ साफ माँ से कह दिया कि अगर आपको रमेश अंकल के साथ जाना है तो आप हंसी खुशी जा सकती हैं, अपनी तरफ से मैं आपको आज़ाद करती हूँ, पर मैं अपने भोले भाले बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह समझाने के बाद मैं भगवान का शुक्रगुजार थी, क्योंकि अगर मेरे सामने यह सारा सच नहीं आता तो शायद मैं कोई गलत फैसला कर बैठती। मेरे मुंह से यह सब सुनने के बाद रमेश अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, पर रमेश अंकल को जब लगा कि मैं उनके हाथ नहीं आऊंगी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर फिर एक बार मेरी माँ को छोड़ गए। माँ को जब पता चला कि रमेश अंकल उनके लिए नहीं बल्कि मेरी वजह से मेरे घर के चक्कर काट रहे थे तो वे बहुत शर्मिंदा थी। शाम को जब पापा घर आए तो माँ उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आई। माँ का यह बर्ताव देखकर पापा भी बहुत खुश थे। वाकई में मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। इतने सालों बाद माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पापा को दिल से अपना लिया। कभी कभी हम प्यार में ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचते।